आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है रीता शुक्ल जी द्वारा लिखित कहानी तुलसी दल गंगा जल। पिछले साल जब आजी की आंखों में मोतियाबिंद का असर गहराने लगा था, तब वे इलाज के लिए 6 महीने तक हमारे यहाँ ठहरी थीं। आते ही उन्होंने अपनी पोटली खोल दी थी। ताज़ा सोन पापड़ी, गुड़ की पट्टी, चौरठ का पटौरा, कई चीज़ों का ओसारे में पड़ी चौकी पर ढेर लग गया था। बाबूजी ने टोक दिया था, ना कितनी चीज़ें जुटा लाई काकी, अभी ज़्यादा पैसे मत खर्चो, ऑपरेशन के वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। छोटकी आजी की उंगलियां एक नन्ही पोटली की गांठ खोलती सहसा थम गई थीं। बाबूजी की बात सुनकर उन्होंने बड़ी कातरता से उनकी ओर देखा था, फिर उनकी आंखें छलछला आई थीं। अम्मा ने फौरन बात संभाल ली थी। इनके कहने का बुरा नहीं मानेंगी काकी जी, इन्होंने तो इसलिए कहा कि वैसे भी हम आप ही का दिया तो खाते हैं, आप नाहक कितनी परेशान। आजी का सफ़ेद पल्ला उनकी आंखों तक उठ गया था। आज तहार काका जी जियत रहते तो इहे जिनिस न आयत न बबुआ, बाल बचवन के घर में भी ना कपड़ा लत्ता के आइल। आप भी काकी क्या फालतू की सोच फिकर ले बैठती हैं। आपकी असीस फले, ये बच्चे बने रहें, यही हमारे लिए काफ़ी है। छोटकी आजी के आंसुओं में अम्मा की आंखों से बहता दर्द सिमटता जा रहा था। आजी लगातार सुबकती जा रही थी और बाबूजी के सामने वर्षों पुराना अतीत एक बार फिर से आ खड़ा हुआ था। वही अतीत जिसे विस्मृति के गर्त में दफना देने के लिए अनवरत किए गए प्रयत्नों की धार भी कुंठित होती चली गई थी और उम्र की आधी सीमा पार कर जाने के बाद भी उनका मन जिंदगी के उस छूटे हुए हिस्से का अतिक्रमण नहीं कर पाया था। छुटकी आजी की दोनों आंखें अड़हुल का फूल बन गई थीं। इन आंखों से बहते रक्त में बाबूजी ने अपने पिता की लहूलुहान देह के कटे फटे हिस्सों को तैरते हुए देखा था। यही भिखना अहीर है बेटा, भैया ने इसे पोस पूत बनाकर पाला और इस जल्लाद ने उनके साथ ऐसी आसान फरोमोशी की। अनपढ़ गंवार भिखना अहीर, गांव का नामी लठैत, बड़े से बड़ा पहलवान को लाठी के पहले दांव में चित्त कर देने वाला। अखाड़े में उतरता तो बाबा के पैर छूना नहीं भूलता। शिवदान बाबा के चरण हमरा खातिर सुलक्षण बा, जय बजरंग बली के, कहता हुआ लंबी हुकारी भरकर जब वह अखाड़े में कूदता, बाबा की आंखें चमकने लगती। उनका हाथ पास बैठे इकलौते बेटे के माथे पर फिरने लगता। मर्द को शेर बबर होना चाहिए बचवा, देख रहे हो भिखना को, बचपन में कैसा मरियल सा था, बिना माँ बाप का छोकरा। हम ही ने कहा जो नहीं है उसका सोग मत मना भीखन, हमो अपने बाप की जगह समझ। जानते हो बेटे, अपनी लक्ष्मीनिया गाय के पाव भर दूध और रूखी सूखी रोटियों ने इसकी सेहत ऐसी बना दी। बस हमारी बात गांठ में धर लो बेटे, देह को जैसा बनाना चाहोगे वो वैसे ही बन जाएगी और देह में जोर रहेगा तो कोई तुम्हें कभी नहीं दबा सकेगा। गांव में बाबा के बराबर कद काठी वाला दूसरा कोई नहीं था। कई मनौतियों और जप तप आदि के बाद आजी की कोख भरी थी। चौथेपन में बाबा ने पूत का मुंह देखा था। छुटकी आजी ने बताया था, भाई जी ने जवार भर के पहलवानों को न्योता भेजा था। नज़दीक पास के सभी लोग बटुरा गए थे। पंचों की बिरादरी ने एक मत होकर कहा था, शिवदान बाबा के जोड़ का मर्द दूसरा नहीं। पसीने से तर बतर बाबा जीत की खुशी में उमगते हुए भीतर आए थे और 10 दिन के बच्चे को जोरों से ऊपर उछाल कर बाहों पर टिकाते हुए ठठाक कर हंस पड़े थे। आज की जीत बबुआ के नाम लिख रहा हूँ, भगवान करे या दुनिया जहान में नाम कमाए। बाबूजी 5 बरस के थे जब वह आफत आई थी। अंधेरी गली के 2 मुहाने पर बाबा आगे पीछे दोनों ओर से घेर लिए गए थे। लाठी की पहली चोट ने अपनी पहचान आप खोल दी थी। भीखन तुम? बाबा की रोबीली आवाज़ ने नकाब चढ़े चेहरों का पानी उतार दिया था। भीखन के थमे हुए हाथों को अंधेरों में छिपी आकृतियां उकसाने लगी थीं। पथरा क्यों गया रे ससुर? आगे पीछे सोचना था तो 10,000 की थैली गिनवाने से पहले ही सोच लेता।
अब अपने साथ साथ हमें भी काला पानी भेजने का इरादा है क्या? कोहनी के बल गिरे बाबा ने बेहोश होने से पहले भीखन को लताड़ा था। तू मर्द का बच्चा नहीं, सियार का जन्मा निकला भीखना। तुझसे ऐसी आस नहीं थी। सच्चा लठैत पीछे से वार करता है रे। तूने इस विद्या का अपमान किया है। जा, तेरा कभी भला नहीं होगा। भीखन की आत्मा अपना पहला पाप कबूल बैठी थी। दरोगा के सामने ढक ढक कर रोते उसने सारा राज खोल दिया था। सुमेसर सिंह और सिवदान बाबा के बीच जमीन को लेकर पुश्तैनी दुश्मनी है। यह सुमेसरा हरामी है सरकार। इसने बहला धमका कर हमारी मति बिगाड़ दी। हमने पाप किया है। धर्म पिता की हत्या का कलंक अपने माथे पर लिया है। हमको डामिल फांसी की सजा दीजिए हजूर, हम सब इसी जोग हैं। पैसे की प्रभुता थी। सुमेसर सिंह का सारा अपराध बच गया। उसके तीनों लठैत जुर्माने सहित 6-6 महीनों की सजा भुगत कर मूंछों पर ताव देते बाहर निकल आए। भिखना जेल में ही मर गया। किसी ने कहा उसका गुर्दा खराब हो गया था। किसी ने कहा भीतर ही भीतर घुलकर उसने अपनी मौत बुला ली थी। लेकिन छुटकी आजी को पक्का विश्वास था भिखना की मौत के पीछे सुमेसर सिंह की कोई साजिश थी। जेल का सिपाही उससे मिला हुआ था। उसी ने भिखना के कहने में कुछ। बाबा की अकाल मौत का सदमा आजी नहीं झेल पाई थी और बाबूजी की अबोध जिंदगी अपनी काकी के आंचल की पनाह लेने के लिए मजबूर हो गई थी। अखिलेश काका तब छोटकी आजी की गोद में थे। 3 महीने का छोटा सा गुलथुल शिशु, देह में सरसों का तेल चुपड़, आंखों में काजल की मोटी लकीरें आंच कर छोटकी आजी बच्चे को खटोली पर लिटा देती। जीत बबुआ, भाई को खिलाते रहो, हम जरा घर के काम से निपट ले। और बाबूजी छोटे भाई को बहलाने में मशगूल हो जाते। जहानाबाद से अखिलेश की कोई चिट्ठी आई काकी? ना ही बचवा। अखिलेश की छुटकी बिटियवा एक को चिट्ठी डाले रहे। पटना के लिए गाड़ी पर चढ़ते वक्त स्टेशन पर गांव के एक आदमी ने छुटकी आजी को यह चिट्ठी थमाई थी। मैं जोर जोर से पढ़कर चिट्ठी उन्हें सुना दूं, इसी अभिप्राय से छुटकी आजी ने जैकेट के तह में छिपी चिट्ठी निकालकर मेरे हाथों में थमा दी थी। डियर ग्रैनी, संबोधन को इस सर्वथा अपरिचित शैली पर आजी चौंक उठी थी। ये कौन भाखा है बचिया? बाबूजी के संकेत को समझकर मैंने फौरन अपनी ओर से संशोधन किया था। आदरणीय दादी जी, बाबूजी को समय नहीं है कि वे विलेज गांव जाकर आपको लिवा सकें, और फिर यहाँ रूम्स की भी बहुत प्रॉब्लम है। 2 ही रूम्स हैं। रूम्स के मायने आजी समझ रही हैं क्या? छोटे भाई ने मुझे बीच में ही टोका। हाँ बबुआ, खूब समझत बानी। आजी ने एक सांस भरकर आगे पढ़ने का संकेत दिया। आप आकर कहाँ ठहरेंगी? आगे पढ़ते हुए मुझे सकुचाहट हो रही थी। क्या क्या लिखा है इस लड़की ने? 11 साल की लड़की के ऐसे विचार। छोटकी आजी ने आहिस्ते से हंसकर चिट्ठी मेरे हाथ से ले ली थी। सुन लियल बबुआ, कवन मुँह के लेके हम हजारीबाग जईती। बाप के जियते अखिलेश के जवन हाल रहे, अब का बुद्धि स्वभाव कोनो दोसर होई। हमरा खातिर कोठरी नहीं खे, हम रहब कहाँ? जाए अखिलेश, कोक के कलंक बन के तहरे आवे के रहे। छुटकी आजी की पीड़ा ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए आक्रोश का माध्यम तलाशा था और बाबूजी उन्हें सांत्वना देने के लिए एक शब्द भी नहीं जुटा पा रहे थे। अम्मा ने बताया था वे और अखिलेश काका की बहू दोनों एक साथ छुटकी आजी के पैर छूने के लिए झुकी थीं। छुटकी आजी ने अपना प्रण पूरा किया था। बड़े भाई की एकमात्र संतान को पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता दी थी और हैसियत से बाहर खर्च करके बेटे और भतीजे दोनों का ब्याह एक साथ निपटाया था। अम्मा गांव की लड़की थी, निपट घरेलू और संकोची स्वभाव की। 15 साल की अपनी ज़िंदगी में रेल और मोटर गाड़ी का नाम भर सुना था उन्होंने, कभी देखा नहीं था। रामायण के दोहे चौपाइयों का मर्म समझने और कुशल क्षेम की पाती लिख सकें, इतनी भर विद्या उनके पिता ने अवश्य दी थी। अखिलेश काका की पत्नी सुलोचना काकी अपने बाप की कलकतिया नौकरी के कारण पूरब के अनेक शहर देख आई थीं।
बंगाली ने कैसे कारवां सूती साड़ी पहनती हैं, चबर चबर पान चबाकर मर्दों से खुलेआम हंसती बोलती हैं। रेलगाड़ी और टिराम गाड़ी में मर्द औरतें कैसे एक साथ एक ही सीट पर बैठ जाती हैं। देह छू जाए तो भी कोई हरज नहीं। छोटकी आजी का मन पहली बार में अपनी बड़बोली बहू की ओर से खिंच गया था। अम्मा तेल की कटोरी लेकर आजी के पैताने बैठी तो उन्होंने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया था। आज जेठी दीदी रहती न तो उनकर धरोहर उनका के सौंपत हमार करेजा उमड़त जायत कनिया। सुलोचना काकी को आशंका थी कि छोटकी आजी ने झूठ मूठ का बहाना गढ़ा था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले अखिलेश काका का शहरी मन खुलबुला उठा था। तुम्हारी सौगंध जो हम झूठ कह रहे हो। अम्मा जी जेठी को अपने हाथों से खोए की मिठाई खिला रही थी। मुझे देखकर दोनों की दोनों सटक गईं। मेरा क्या, मैं तो फिर भी दूसरी हूँ जी, 4 दिन की आई हुई। सास जी यही कहेंगी कि आते ही बेटे को बिगाड़ दिया। लेकिन कोई कुछ भी कहे, मुझे तो आने वाले दिनों की सोच है। शहर को 7वीं पास नवयुवना पत्नी इठलाती हुई बाहों का इसरार अखिलेश काका के दिलो दिमाग पर मादक उत्तेजना के साथ ही साथ संदेह की परतें भी बिछाता चला गया। अम्मा सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। बेटे की आवाज़ का अनचाहा रूखापन ताड़ कर छोटकी आजी चौकन्नी हो गई थी। कौन बात बा? तनी ठहर जा बबुआ, बड़कू के रोटी दे ले आई। ऑफिस जाए के बखत बा। मुझे भी फुर्सत नहीं अम्मा, सोच रहा हूँ आज ही दरभंगा लौट जाऊँ। अभी सारे कपड़े लत्ते भी सहेजने हैं। छोटकी आजी के इकलौते पूत ने उन्हें चिताया था। सुलोचना शहर में पली लड़की है अम्मा, उसकी माँ ने मुझे हिदायत दी थी ज़्यादा भारी काम उससे नहीं लिए जाएं, और मैं देख रहा हूँ कि आते ही तुमने उसे रसोई घर में बिठा दिया। अच्छा हो कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वो अपनी माँ के यहाँ ही रहे। छोटकी आजी ने जबरदस्त विरोध किया था। यह भी कोई बात हुई भला? 1 महीना आए नहीं हुआ और विदाई कर दें। बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ऐसे में अखिलेश की कन्या का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने बड़ी गंभीरता से बेटे को समझाया था। कन्या को चाहिए कि वो सारा भेदभाव भुलाकर सबसे घुल मिल जाए। नैहर का गुमान ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि सास ससुर की बात माटी बनकर रह जाए। दुराव का पहला कांटा उसी दिन सुलोचना काकी के कलेजे में बिंधा था। नैहर न जा पाने का गुस्सा कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं बनकर फूटा था। रसोई में बैठे बैठे ही दाल जल जाती, दूध की देगची उलट जाती, चावल चढ़ाकर काकी अपने कमरे में जा घुसती, लकड़ियां बुझ जाती और चावल अक्सर ही अधपका रह जाता। गांव घर का नियम था, ससुर जेठ खाने बैठते तो घर की बहुएं हल्के से घूंघट की आड़ लेकर पीढ़ा पानी देती और रसोई की कच्ची जमीन को लीप कर अपने हाथों से थाली रख जाती। सुलोचना काकी ने कभी जो छोटकी आजी को खिलाया हो? अम्मा ने एक आध बार दबी जबान से समझाया भी था। कन्या, काका जी काकी जी मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन यह उम्मीद जरूर रखते हैं कि तुम उनकी थोड़ी बहुत सेवा करो। काका जी को पानी पिढ़ा दो, काकी जी को रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन ही सही तेल लगा दिया करो। यह भी नहीं तो सबसे पहले उठकर दोनों की पालगी तो कर ही सकती हो। बड़े बूढ़े तो सिर्फ 2 मीठे बोल के भूखे होते हैं बहना। सुलोचना काकी ने अन्न खाते हुए जवाब दिया था। रोज रोज की सेवकाई हमसे नहीं होने की। आपके देवर जी तो कह रहे थे कि सारे रिवाज ढोकोसला बनाकर रख दिए गए हैं। अब आप ही सोचिए ना, कोई रोग बीमारी हो जाए तो दवा दारू का इंतज़ाम किया जाए या फिर मालिश वालिश भी कर दी जाए। लेकिन जो हाथ पैर से बिल्कुल दुरुस्त हो उसे मालिश की क्या ज़रूरत है भला? झूठ मूठ समय की बर्बादी ही तो हुई ना। हमसे तो अम्मा जी के नखरे बर्दाश्त नहीं होते हैं। ये कह गए हैं कि तुम्हें मैट्रिक का इम्तहान देना होगा, अपनी ज़िंदगी बनानी है, शहर में रहने का तौर तरीका सीखना है तो पढ़ाई पूरी करनी होगी। अब मैं इन झूठ मूठ के चोचलों में लगूं तो अपना काम कब देखूं? और फिर सुलोचना काकी ने एक विचित्र सी हंसी हंसकर अम्मा को भरपूर निहारा था। आप तो हुई ही हैं अपनी काकी जी की हर मुराद पूरी करने वाली। आते ही उनकी असीस फल गई, अब वे पोता खिलाती रहें। ये तो कहते थे इतनी जल्दी हमें यह सब खटराग नहीं पालना है। सच कहें दीदी, ये तो खूब हंस रहे थे। अपने भाई जी भी।
शर्म और अपमान से अम्मा की शिराएं लहक उठी थीं। आंखों में शोभ के आंसू लिए हुए वे अपनी कोठरी में चली गई थीं। अम्मा का वह आखिरी महीना था। दिन भर रसोई के काम निपटाती में ढाल हो जाती। कटे हुए धनहर खेत का पीलापन अम्मा के अंग प्रत्यंग पर उतर आया था। चलती तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता, पैर उल्टे सीधे पड़ने लगते। उन्हीं दिनों घर में एक वाकया हो गया था और अखिलेश काका छोटकी आजी से लड़ झगड़ कर सुलोचना काकी को अपने साथ दरभंगा ले गए थे। जाते वक्त उन्होंने खूब जहर उगला था। हम अच्छी तरह जानते हैं अम्मा, तुम और बाबूजी दोनों ही भैया के बहकावे में आ गए हो। कूटनीति तो इनके खून में है ना। बड़का बाबूजी कम प्रपंची थे क्या? जिंदगी भर मुकदमे लड़ते रहे और आधी से ज़्यादा जायदाद राजनीति के दांव पे सीखने में फूंक दी। कौन कहेगा कि मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ या कि सुलोचना तुम्हारी अपनी बहू है? दिन रात किधर सटी रहती हो? क्या क्या कनफूसियाँ चलती रहती हैं, मुझे सब पता है। बड़का बाबूजी के साथ साथ भिखना इनको भी। छोटका आजा का जोरदार थप्पड़ अचानक ही काका के गाल पर पड़ा था और वे कराते हुए कनपटी पकड़कर वहीं बैठ गए थे। आजा का वह रौद्र रूप आज भी अम्मा की आंखों में ज्यों का त्यों बना हुआ है। होश संभाल कर बात बोला कर छोकरे, बड़का भैया नहीं होते तो तुझे जन्म देने वाला यह अपराधी भी इस दुनिया में नहीं होता। जिस गैरत के साथ उन्होंने मुझे पाला पोसा उसकी कोई मिसाल है क्या? कौन किसके बहकावे में आया है या हम भी जानते हैं अखिलेश, लेकिन कान खोलकर सुन लो, हमारे जीते जी बड़का भैया का वंश हमारी आँख की ओट नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम चले जाओ जहाँ तुम्हारा जी चाहे। छोटका आजा की लंबी काया क्रोध के आवेग में थरथरा रही थी। वे दीवार का सहारा लेकर डगमगाते हुए दालान की ओर मुड़ चले थे। अम्मा रोती हुई अखिलेश काका को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी थी कि अब तभी आजा दोबारा पलट आए थे। और सुन लो, तुमसे हमारी चाहे जितनी जग हंसाई हो, हम अपने ईमान पर अड़े रहेंगे, अपने जीते जी बांट बखरा कर देंगे। खबरदार, जो आज के बाद तुमने भाई भावज के खिलाफ एक भी बात कही, पुष्ट दर पुष्ट कंगाली में काटने वाले केशव पांडे की सूदखोर बुद्धि का असर तुम्हारे दिमाग पर हो चुका लगता है। तो बबुआ, आज हम भी कह दे रहे हैं कि पांडेपुर में तुम्हारा संबंध करके हम बहुत पछता रहे हैं। हमने सोचा था कि थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो घर का संस्कार बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारी बहुरिया का सुझाव, ठीक ही कहा गया है, अज्जल गगरी बेसी छलकती है। बड़की कन्या का रहन सहन देखो तो मन शांत हो जाता है। और छुटका आजा की बात पूरी होते न होते सुलोचना काकी की कोठरी से जोरों की एक चीत्कार सुनाई पड़ी थी। काकी ने अपना माथा पाटी पर पटक दिया था और जोर जोर से चीखने लगी थी। छुटका आजा को अचानक ही न जाने क्या सूझा था। गाड़ीवान को बुलवाकर उन्होंने हुक्म दिया, हीरू, किस्नू, पिछवाड़े बंधे हैं, उन्हें खोल लाओ अभी तुरंत और गाड़ी तैयार करो। अखिलेश काका के लिए गाड़ीवान की मार्फत संदेश आया था, कन्या से कहो आधे घंटे में अपनी सारी चीज़ें समेट लें और अखिलेश भी तैयार हो जाएं। अखिलेश काका के ससुर ने दरभंगा में किराए का मकान ढूंढ लिया था और वे सुलोचना काकी के साथ वहीं रहने लगे थे। छोटका आजा ने चिट्ठी चपाटी तक का सिलसिला बिल्कुल तोड़ दिया था। घर की अशांति, छोटका आजा के क्रोध और छोटकी आजी की मानसिक यंत्रणा का प्रभाव अम्मा पर पड़ा था। उनकी पहली संतान धरती पर गिरते ही निष्पंद हो गई थी। उन्हीं दिनों अखिलेश काका का पहला पत्र मिला था। झूठ और बेईमानी फलती नहीं है, उसका यही अंजाम होता है। 2 पंक्तियों की सूत्र शैली, आग की एक तेज लपट जिसने बाबूजी की भावनाओं को भीतर तक जलाकर राख कर दिया। छोटका आजा को तो जैसे मर्म भेदी बाण लगा हो। उसी समय से उन्होंने खाट पकड़ ली थी। अक्सर छोटकी आजी से पछतावे के स्वर में बतियाते रहते। अखिलेश अपने ससुर के रंग में पूरा रंग गया मलकिनी। थोड़े से लालच ने हमारी सोने की गृहस्थी राख कर दी। अखिलेश काका के ससुर ने ब्याह के वक्त उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई का सारा खर्च कबूला था। उस वक्त बाबूजी ने कहा भी था, संबंध बराबरी का ही ठीक होता है काका। लड़की ज़्यादा पैसे वाले घर की हुई तो निभाव में कठिनाई आ सकती है। रहन सहन के फ़र्क को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। छोटका आजा बाबूजी की बातों को याद करते सिंध धुनते रहते थे।
हमारी बुद्धि क्यों भरम गई थी भगवान। उनके आखिरी दिनों में भी अखिलेश काका ने गांव आने की ज़रूरत नहीं समझी थी। सांस छूटने से पहले छुटका आजा ने बाबूजी को अपने पास बुलाकर कहा था, बड़का भैया ने अनाथ भिखना को कलेजे से लगाकर पोसा और वे उसी के हाथ से जिंदगी गंवा बैठे। भिखना पर जात था, पैसे के लालच में अपना ईमान लुटा गया। अखिलेश तो अपना खून था बबुआ, उसकी पाल पोस में हमने कौन सी कसर छोड़ी थी जिसका दंड आज वो हमें दे रहा है। मरते वक्त बड़का आजा को 2-4 मिनट के लिए होश आया था और उन्होंने भिखना का अपराध भुला दिया था। बड़का आजा की कचहरी में उन पर घातक प्रहार करने वाला भिखना निर्दोष था। अटकते अटकते उन्होंने छुटका आजा को समझाया था, बदला मत लेना बचवा। सुमेसर ने बरजोरी करके भिखना की गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। असली दोषी वह नहीं है। लेकिन छुटका आजा अखिलेश को माफ़ नहीं कर सके थे। 3 दिनों तक उनका निष्प्राण शरीर दालान में पड़ा अखिलेश काका की प्रतीक्षा करता रहा था। बेटे के हाथों मुखाग्नि मिले तो मोक्ष जो होता है। पता नहीं छुटका आजा को मोक्ष मिला था या नहीं। उनके शव की दुर्दशा हो इससे पहले बाबूजी ने स्वयं सारे संस्कार निभाने का फैसला कर लिया था। अखिलेश काका चौथे दिन पहुंचे थे। आते ही उन्होंने सारा घर सिर पर उठा लिया था और अम्मा बाबूजी को कटुक्तियों से विभूषित करने लगे थे। छुटकी आजी घुटनों में मुंह छिपाए सिसकती जा रही थी और काका दहाड़ रहे थे। मैं खूब जानता हूँ अम्मा, यह सब तुम लोगों की मिली भगत का नतीजा है। टेलीग्राम जानबूझकर देर से भिजवाया गया ताकि भैया अपनी मनमानी कर सके और गांव के पंच यह कहें कि लड़का सचमुच नालायक है, बाप का मरा मुंह देखने तक नहीं आया। ठीक है भैया, आपकी डिप्लोमेसी खूब समझता हूँ। सारी जमीन हथियाने के लिए आपने यह नाटक रचाना। बाबूजी ने आपको इतना प्रेम क्यों किया था? क्यों आप पटना की रट लगी लगाई नौकरी छोड़कर गांव में टीचरी करने आए? यह सब आज पता चला। बाबूजी ने बड़ी शांति से काका की सारी बातें सुनी थी। श्राद्ध के दूसरे ही दिन वे शहर जाकर वकील से कागज लिखवा लाए थे। मैं घोषणा करता हूं कि गांव की सारी चल अचल संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यह संपत्ति मेरे छोटे भाई डॉक्टर अखिलेश्वर की है। मैं या मेरी संतान इसके लिए कभी कोई दावा नहीं करेंगे। छुटका आजा के हम उम्र बुजुर्गों के सामने बाबूजी ने वह कागज काका को सौंपा था। रामजतन काका, हरि भाई और सुदर्शन पंडित जी, मेरा हलफनामा आप लोगों के सामने है। अखिलेश भाई से यही विनती करूंगा कि वे गांव में काकी की देखभाल तथा उनके गुजारे के लिए यथोचित प्रबंध कर दें। मैं तो चाहता था कि काकी मेरे साथ पटना चलती, लेकिन गांव की ममता इनसे नहीं छूटेगी और मैं भी इन्हें मजबूर नहीं करूंगा। काका की जीते जी हम। बाबूजी का गला भर्रा गया था और वे दालान से उठ गए थे। ऑपरेशन सफल हुआ था। छुटकी आजी 6 महीने हमारे साथ रहकर गांव लौट गई थी। बाबूजी ने आजी को अपनी बाहों में उठाकर रिक्शे पर बिठाया था और वे अम्मा को तथा हम सबको बार बार असीसती चली गई थीं। उन्होंने बाबूजी से कहा था, मत बेर तहरे हाथ के पानी चाही बबुआ, मरद बेर हमार खोज खबर लेत रही है। और वह बिलख पड़ी थी। गांव के सुदर्शन पंडित के बेटे ने आकर सूचना दी थी, छुटकी आजी बहुत बीमार हैं। अखिलेश भैया को तार भेजा जा चुका है, वे बार बार आपको खोज रही हैं। खबर पाते ही हम सब गांव पहुंचे थे। 1 घंटे पहले अखिलेश काका और सुलोचना काकी भी पहुंच चुकी थी। खटोले पर पड़ा आजी का जर्जर शरीर, सिरहाने पायताने पर बैठे अखिलेश काका और बाबूजी, चौखट के पास खड़ी अम्मा और सुलोचना काकी। कमरे में हवा के साथ घूमती एक भयावह चुप्पी। सुलोचना काकी ने थोड़ी देर पहले अम्मा से कहा था, मालगुजारी का आधा हिस्सा तो आपकी काकी जी ही रखती थी, न जाने सारा पैसा क्या हो गया। हमारे पास तो इतना नहीं है ना कि अम्मा जी फिजूल फेंकती रहीं। जिस तीस पर लुटाने की आदत के चलते ही तो आज इनकी यह दशा हो गई। आजी सांसें गिनी जा रही हैं। कब, आखिर कब तक? सुलोचना काकी विरक्त हो रही हैं। बच्चे वहाँ अकेले हैं, नौकर के भरोसे कब तक छोड़ा जा सकता है? जब तब आजी की पलकें उघरती हैं और उनके आंसुओं में तैरती हुई कोई उम्मीद चुपचाप कनपटियों के नीचे लुढ़क जाती है। अखिलेश काका काठ पत्थर की तरह क्यों बैठे हैं?
सिरिंज में दवा भरकर आजी की सूखी बाह में सुई चुभो देना और बीच बीच में दवा की छोटी बड़ी गोलियां उनकी जीभ पे रखकर पानी पिला देने के अलावा उनका कोई काम नहीं। काका काकी इतने निष्प्रिय क्यों हो गए हैं? अपने जीवन के प्रति चरम आसक्ति दूसरों के लिए ऐसी निरासक्त प्रवृत्ति का प्रतिफलन बनती है क्या? बाबूजी गीता पाठ कर रहे हैं। अम्मा छुटकी आजी के पांव सहला रही हैं और अखिलेश काका बाहर खड़े काकी का प्रस्ताव सुन रहे हैं। मेरी समझ से तो अब गांव में ठहरना बेकार है, फिर यहाँ भाई जी और जेठी तो हैं ही। अखिलेश काका की व्यवसाय बुद्धि भी आतुर हो उठी है। हाँ, सचमुच 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। अब तक कितने पेशेंट्स? अम्मा बगल से गुजरती हैं। काका सकुचाकर भाषा बदल देते हैं। लॉस ऑफ 1000 रुपीज़ पर डे। अच्छा होता वहीं से 100-200 रुपये भेज देते, अम्मा जी भी खुश हो जाती। ठहरो, मैं भैया से कहता हूँ। पत्नी के विचार अखिलेश काका को आश्वस्त करते हैं। जेब में हाथ डालकर वे रुपए टटोलते हैं। 1 2 3 4, कहो तो 4000 दे दूँ? काकी झटक कर कहती हैं। 4000 रुपयों का क्या होगा जी? आप भी बहुत हुआ तो 1000 दे दीजिए ना, काफ़ी है। भाई जी का भी तो फर्ज है, वे भी कुछ न कुछ। छुटकी आजी के सिरहाने बैठे अखिलेश काका 500 के 2 नोट बाबूजी की ओर बढ़ाते हैं। कहने को उनके पास कोई नई बात है शायद। आंखें झुकाकर वे किसी तरह बोल पाते हैं। भैया, यह अम्मा के लिए। छुटकी आजी की आंखें खुली हैं। उनकी चेतना सचेष्ट है। न जाने कहाँ से उनके हाथ में बिजली किसी गति उभर आती है। बाबूजी कुछ कहें इसके पहले आजी अखिलेश काका की उंगलियों में फंसे नोट को झपट कर फेंक देती हैं। हमारा रोग के दवाई नोट ना है बबुआ, यह आत्मा के कलेश मरने पर छूटी। तो जा अपन रोजगार देख। सुलोचना काकी ने काका को समझाया है। सब जेठी जी की कारस्तानी है। उन्होंने अम्मा की मति फेर दी है। 10 तोले के कंठहार का लालच जो है। बाबूजी भीतर ही भीतर संत्रस्त हैं। कहीं ऐसा न हो कि अखिलेश काका छुटकी आजी को अपमानित कर दें और उन्हें आजी के पुनः सचेत होने की प्रतीक्षा है ताकि वे कह सकें, काकी अपना कंठहार अखिलेश की बहू को दे दो। छुटकी आजी बाबूजी की बात सुनकर हंस देती हैं। जवन बेत सूख जाला ओकरा के निहरावल ना जाला बबुआ। हमार कोख त वही दिन पथरा गई जवन दिन अखिलेश बाप के निरादर कैलें। महतारी के सोच से बढ़ के आप न कोठरियन के सोच कैलें। छुटकी आजी का इशारा अखिलेश काका की बेटी के पत्र की ओर था। उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुनाकर आंखें मूंद ली थीं। सुख दुख में जो हमारा आपन रहल उहे एक देह के छुई। आज हम सुनावत बानी, सकलजीत बबुआ हमरा के तुलसी गंगा जल दी हैं। छुटकी आजी ने अपने गले का कंठहार अम्मा के गले में पहना दिया था। अखिलेश काका के चेहरे पर स्याही पुत गई थी। बाबूजी ने काका को बहुतेरा मनाया। मृत्युशैया पर पड़ी माँ की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। काका नहीं माने। जाने से पहले उन्होंने छुटकी आजी को देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी। बाबूजी ने शांत भाव से उन्हें समझाया था। कर्तव्य अकर्तव्य की सीख में तुम्हें क्या दूंगा भाई, तुम स्वयं इतने बड़े विद्वान हो। काकी की आत्मा को चोट नहीं पहुँचे इसीलिए कहता हूँ कुछ दिन और रुक जाओ। अखिलेश काका ने बड़ी रुखाई के साथ कंधे पर रखा बाबूजी का हाथ हटा दिया था और कार में बैठ गए थे। कोने में रखा दीपक सुगबुगा रहा है। 3 रातों से लगातार जल जो रहा है। बाबूजी निश्चल बैठे हैं। उनकी आंखें मूंदने वाली नहीं। छुटकी आजी की अपेक्षा उन्हें मूर्त है। आजी को गंगा जल चाहिए, जीवन मुक्ति का अंतिम पाथेय। आजी की पंचभूत काया बाबूजी की बाहों में अवशिष्ट है। अब कोई राग नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, सारे भाव विसर्जित हो गए। आजी की आंखें बंद हैं, मुंह खुला हुआ है। बाबूजी के अंतिम फर्ज की ओर इंगित करता। मुखाग्नि जो देनी है, इस शरीर का क्षरण इन्हीं हाथों से हो। आजी ने आखिरी बार कहा जो था। तो यह थी रीता शुक्ल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।